तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। तो आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे अपने फिजिक्स के चैप्टर पहले की, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर को बच्चों आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कराया जाएगा और आपके सिलेबस की दृष्टि से देखें तो ये चैप्टर आपके 2027 बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हर साल इसमें से 2 प्रश्न या 3-4 प्रश्न आते हैं। टोटल 15 नंबर का इस चैप्टर से आता है और इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं बच्चों। तो ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो में समझाया जाएगा। यह चैप्टर बोर्ड परीक्षा में 100 में 100% आएगा, तो इसको आपको सीखना। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है और इसी से आप इसके न्यूमेरिकल सोल्व करना सीख पाएंगे। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, बिल्कुल कट नहीं करना है। लास्ट में हम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे बच्चों, वही आपको बोर्ड 2027 में देखने को मिलेंगे और उन्हीं से आते हैं। बस इधर उधर घूम फिर के आते हैं, तो आपको रटना नहीं है क्वेश्चन। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि न्यूमेरिकल में कौन से फार्मूलाज लगते हैं, वो आपको देखने हैं, रटना नहीं है। और ज़्यादातर फिजिक्स से आपको उसमें थ्योरी लिखने को नहीं आएगा, केवल आपको उसके मात्रक लिखने होंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करने होंगे। बस आपको न्यूमेरिकल इससे ज़्यादा नहीं आता। न्यूमेरिकल और मात्रक और इससे 1-2 MCQ आ जाते हैं कि नेत्र पर सबसे पहले प्रतिबिंब बेटा कहाँ बनता है। तो हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो पहले तो हम इसका परिचय देखेंगे। तो परिचय क्या है, अब इसको हम देखेंगे मानव नेत्र है क्या। तो मानव नेत्र हमें संसार की वस्तुओं को देखने में सहायता करता है और यह कैमरे की तरह कार्य करता है। नेत्र प्रकाश की ग्रहण करके मस्तिष्क तक संदेश देता है, यानी यह एक कैमरे की तरह कार्य करता है और नेत्र प्रकाश की ग्रहण करके, यानी प्रकाश की किरण को ग्रहण करके मस्तिष्क तक उसका संदेश भेजता है। तो हम आगे देखेंगे। आपको एक एक चीज़ समझती चलनी है। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो तुरंत कमेंट में पूछिए, हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी। तो अब हम अपने मानव नेत्र की संरचना, तो आपको संरचना अपने बुक से देखकर, NCERT बुक में आपकी होगी, तो आपको उससे देखकर बनानी है और बहुत ही ईजी होती है। कुछ इसी तरह गोल गोल होती है, इधर से इधर निकली होती हैं वो, और यहाँ पर बिल्कुल कारणियाँ होती है बेटों। ठीक है बच्चों, तो आपको पता होगा। तो आपकी हर एक किताब में, आपकी बुक में कोई भी प्रकाशन हो, आपकी बुक में ये दी होगी। कोई भी प्रकाशन हो आपके बुक में, इसका चित्र दिया होगा। तो हम पहले इसका पहला भाग कौन होता है, आँख का कार्निया। तो हम कार्निया की बात करेंगे। कार्निया में क्या होता है, कार्निया का आँख का एक सबसे बाहरी पारदर्शी भाग है। हमने कहा ये कार्निया सबसे आगे की ओर होता है और पारदर्शी होता है और प्रकाश सबसे पहले इसी में प्रवेश करता है। तो आपको इसको यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन सकता है MCQ के रूप में कि सबसे पहले आँख में प्रकाश कहाँ प्रवेश करता है, तो आप लोग कहेंगे कार्निया में बच्चों। ठीक है, याद रखना, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और हर एक जो मैं छोटा छोटा पॉइंट बताता चलूँ वो आप अपनी कॉपी पर नोट करते चलें। शायद यही क्वेश्चन आपके MCQ के रूप में आपको 2027 बोर्ड में लिखा मिले। तो हम पुतली के बारे में बात करेंगे। पुतली क्या है, ये आँख का छोटा छिद्र और प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है। देखो यहाँ ये क्या, पुतली का कार्य, सबके कार्य याद रखने। पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कार्निया में प्रकाश सबसे पहले इंटर करता है। ठीक है, ये आपको कुछ छोटे छोटे मेन इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इनको याद रखना। स्कूल में अगर आपसे पूछ रहे तो सबसे पहले हाथ आपका हो कि यस सर हमें पता है। ठीक है बच्चों, तो आपको तुरंत बताना है कि यस सर हमें पता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पुतली तो हमने देख लिया। प्रतारिका के बारे में देखेंगे कि प्रतारिका क्या होती है, और हर एक चीज़ आपको बेटा समझते चलनी है, रटनी नहीं है। और जो जो छोटे से पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगे उनको आपको नोट करते चलना है। ठीक है, आपको नोट करते चलना है। तो हम प्रतारिका के बारे में देखेंगे। प्रतारिका होती है पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, यानी जो प्रतारिका है वो पुतली के कार्य को नियंत्रित करती है। और नेत्र लेंस क्या होता है, उत्तर लेंस होता है, यानी नेत्र लेंस में क्या होता है, उत्तर लेंस होता है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। नेत्र लेंस उत्तर लेंस होता है और यह वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। तो एक देखो MCQ बना कि सबसे पहले प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर, और कैसा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको नोट करता चलना है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करेंगे रेटिना। देखिए हमने इस तरह हमने फीड किया है हर एक चीज़ की, आपको बच्चे को थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। हमने एक सीरियल से पूरा फीड किया है कि बच्चे को किस समय कौन सी चीज़ बतानी है। मैं ऊपर इसलिए अधूरी चीज़ बताता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और जब नीचे हम पढ़ते चलें तो आपको धीरे धीरे वो सब सीरियल बाय सीरियल कॉन्सेप्ट की तरह याद होता चले। इसीलिए मैं एक ही
डिफिनीशन में सारी चीज़ को डिनोट नहीं करता आपके लिए, ठीक है। अब हम रेटिना के बारे में बात करें। रेटिना आँख की स्क्रीन है, यानी ये आँख की स्क्रीन मानो जैसे कैमरे की स्क्रीन, यहाँ प्रतिबिंब बनता है। वही बात यहाँ भी है कि यहाँ प्रतिबिंब बनता है। आप दृष्टि तंत्रिका के बारे में बात करेंगे। तंत्रिका या तंत्रिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। थोड़ी सी ये होती है तो इनको आपको रट के चलना है। तंत्रिका क्या हो गई? ऑप्टिक नर्व हो गई, नर्वस सिस्टम जिसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र को। और ये है दृष्टि, दृष्टि को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक, ऑप्टिक नर्व हो गया। और यह क्या करता है? यह संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाती है, यानी दृष्टि तंत्रिका है, यह संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाती है बच्चों, ठीक है। ये छोटे छोटे से पॉइंट है, ये आपको याद कर लेने और समझ लेने हैं, रटना नहीं है, मैंने पहले ही बताया था। कुछ छोटे छोटे से पॉइंट हैं, इनको आपको याद करते चलना है। ये क्या? सामान्य क्षमता, जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो इसके बारे में देखेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 2026 बोर्ड में आया था बच्चों, 2026 बोर्ड में आया था। तो इसको आपको थोड़ा रटना नहीं है, बहुत ईजी है। सामान्य क्षमता क्या होती है? जब हम अपनी आँख की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सके, उसे क्या कहते हैं? सामान्य क्षमता। या बदल सकता है, यानी नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को बदल सकता है या कम या ज़्यादा कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य क्षमता कहते हैं। वेरी इजी डिफिनीशन है इसकी। और इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं? सामान्य क्षमता कहते हैं, ठीक है। इसी क्षमता को हम सामान्य क्षमता कहते हैं। इसका कार्य होता है पास की वस्तु देखने पर लेंस मोटा हो जाता है। देखिए कुछ उदाहरण है मेन इंपॉर्टेंट, वो भी बताएंगे। इससे क्या होता है कि पास की वस्तु देखने पर क्या होगा? लेंस मोटा हो जाता है। दूर की वस्तु देखने पर क्या होगा? लेंस पतला हो जाएगा। यही क्या है? सामान्य क्षमता है बेटा। यही क्या है? सामान्य क्षमता है। कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करते चलना है। यही सामान्य क्षमता कहलाती है। नेत्र लेंस को क्या होता है? फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? सामान्य क्षमता। अब इसको देखेंगे निकट बिंदु एवं दूर बिंदु। निकट बिंदु क्या होता है? आँख से स्पष्ट देखने वाली न्यूनतम दूरी। और कितनी? 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर। ज़्यादा हम इसलिए आपको थ्योरेटिकल नहीं बता रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छा है, कोई भी कन्फ्यूजन आपको ना रहे बच्चों। इसीलिए हम आपको स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं और ज़्यादा थ्योरी नहीं रटा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपको बच्चों हर एक चीज़ समझ में आए, ओके। और जो भी समझ में ना आए तुरंत आप पूछ सकते हैं, बताया जाएगा आपको कमेंट में। तो क्या होता है? सामान्य आँख के लिए 25 सेंटीमीटर, यानी निकट बिंदु एवं दूर बिंदु होता है। निकट बिंदु होता है आँख से स्पष्ट देखने वाली न्यूनतम दूरी, और कितनी? 25 सेंटीमीटर। अब दूर बिंदु, दूर कितना होता है? अनंत होता है, यानी दूर का हम देख सकते हैं, यानी इसमें सिर्फ दूर की बात हुई है, स्पष्ट देखने की तो बात हुई नहीं है। तो स्पष्ट दिखाई देने वाली अधिकतम दूरी होती है, जिसके सामान्य आँख के लिए कितनी होती है? अनंत होती है। या सामान्य आँख के लिए कितनी होती है? अनंत होती है। 25 से अनंत, यानी न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, यानी हम स्पष्ट यानी साफ कितनी दूरी देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। और दूरी यानी दूर स्थित वस्तु वो अनंत होगी, उसमें स्पष्ट देखने की बात तो हुई नहीं है। अब दृष्टि दोष के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मैंने हर एक चीज़ का आगे लोगो दिया है ताकि आपको समझ में आए। इसमें चश्मे की बात की गई है, जिसको दृष्टि दोष किसको कहते हैं हम? डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब निकट दृष्टि, जिसको हम माइपिया कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। निकट यानी इसमें उल्टा होता है। अगर निकट की कहे, निकट दृष्टि दोष कहे, तो हमें पता कर लेने की हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। अगर आपको दूर दृष्टि दोष कहे तो आप समझ जाइए कि निकट की वस्तु नहीं साफ दिखाई देती है बच्चों। इसका उल्टा प्रोसीजर होता है, देख लीजिए। दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अब इसके कुछ कारण हैं, ये पूछ लेगा एग्जाम में। अब 6 नंबर में आएगा, जब आएगा क्वेश्चन 6 नंबर में आएगा, आपको नोट करना। इसके कारण देख लिए, नेत्र गोलक लंबा हो जाना, लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। लेंस की फोकस दूरी और लेंस नेत्र गोलक लंबा या मोटा कह सकते हो। लंबा तो होगा नहीं, मोटा ही होगा, तो आप मोटा ही कह सकते हो, लंबा भी कह सकते हो, सही माना जाएगा। तो सुधार, अब इसके क्या है? निवारण के कुछ उपाय देखेंगे कि निवारण इसका क्या होता है। क्या होता है निवारण? किसी को पता है? तुरंत बताइए कमेंट में कि उत्तर। जो निकट दृष्टि दोष होता है, अगर उसको हम निवारण करें तो कौन सा चश्मा, कौन सा हम लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस, जिसको हम कहते हैं अवतल लेंस, जिसकी फोकस दूरी 0 से कम होती है, ठीक है। 0 कम होता है फोकस दूरी से, ठीक है, 0 से भी कम होती है। तो आप समझ गए होंगे कि 0 से फोकस दूरी क्या होती है? कम होती है। अब हम आगे देखेंगे दूर दृष्टि दोष। सिर्फ उल्टा है, आपको समझना है, रटना नहीं है, सब सेम है, सिर्फ उल्टा। इसको क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहेंगे? हाइपरमेट्रोपिया।
इसको हम देखेंगे, इसको क्या पास की बस स्पष्ट नहीं दिखाई देती, जो कि मैंने पहले ही बताया था। इसके कारण है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, फोकस दूरी बढ़ जाना। तो फोकस दूरी दोनों में बढ़ी, पर दूरदृष्टि में नेत्र गोलक जो छोटा हो गया और उसमें बड़ा हो गया था, ठीक है, या लंबा कह सकते हो, या लंबा कह सकते हो। अब इसके हम निवारण के कुछ उपाय देखेंगे, निवारण के कुछ हम उपाय देखेंगे, इसके निवारण के हम कुछ उपाय देखेंगे। निवारण क्या हो, इसको हम कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में उत्तल लेंस कहते हैं, और ये इसकी फोकस दूरी 0 से अधिक होती है। इसकी फोकस दूरी क्या होती है, 0 से अधिक होती है। हाँ बेटा, और जो मैंने साइन बीच में लगाए थे ये और ये वाले, इसका मतलब होता है कम, इसका मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अगर आपने मैथ अच्छी हाई स्कूल में पढ़ी होगी तो आपको इसका मतलब पता होगा। ये ज़्यादा हाई स्कूल में आते नहीं है, पर 6, 7, 8, 9 वहाँ तक आते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे किसके बारे में बच्चों, बताइए किसके बारे में देखेंगे, जरा दृष्टि दोष, जिसको हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। क्या, इसमें बेलनाकार लेंस लगाते हैं, इसमें हम बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं, आपके स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेसबायोपिया। क्या कहेंगे, प्रेसबायोपिया। यह कब होता है, वृद्धावस्था में आता है, पास की बस स्पष्ट नहीं दिखाई देती। किसमें, जरा दृष्टि दोष में। इसका कारण क्या होता है, नेत्र लेंस की सामान्य क्षमता कम हो जाती है, यानी उसकी सामान्य क्षमता कम हो जाती है। ना ही नेत्र गोलक छोटा होता है, ना ही फोकस दूरी बढ़ती है, सिर्फ उसका क्या होता है, नेत्र लेंस की सामान्य क्षमता ही कम हो जाती है। अब इसके हम कुछ देखो, हमने कहा था द्विफोक्सी लेंस या बेलनाकार लेंस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, द्विफोक्सी लेंस या बेलनाकार लेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, बायोफिकल लेंस, बिफोकल लेंस, किसको क्या कहते हैं, बिफोकल लेंस। अब हम प्रिज्म के बारे में बात करेंगे, जो हमारे बरसात के समय रेनी टाइम निकलता है किधर, ईस्ट की तरफ। इसमें कितने कलर होते हैं, 7 कलर, जिसको हम क्या कहते हैं, विबग्योर। हर एक चीज़ रटनी है, आगे इसके बारे में बताया जाएगा, इसके कलर कितने होते हैं, कौन सी ट्रिक होती है। विबग्योर तो ट्रिक होती है, और आपको हिंदी में कलर के नाम से भी बताई जाएगी, उससे आपको ज़्यादा सरल लगेगा। इसमें क्या, प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है जो प्रकाश को मोड़ देता है। वेरी सिंपल परिभाषा है, इसको आपको रटनी नहीं है, आपको इस तरीके से समझना कि प्रिज्म है ये प्रकाश को मोड़ देता है, बस इतना ही। और ये प्रिज्म क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है, बस छोटा सा, सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसको क्या, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इसी में होता है, और एक स्पेक्ट्रम बनता है, जिसको हम प्रिज्म कहते हैं, जिसको हम रेनबो, जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं इंग्लिश हिंदी में। इंद्रधनुष को हिंदी में क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम बनाना, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको रट लेना है, इसको समझ लेना है। अब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अलग अलग रंगों में बटना, जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं, रेनबो, ठीक है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2027 बोर्ड में देखने को मिलेगी, 2027 बोर्ड में देखने को मिलेगा आपको, तो आपको ये याद कर लेनी है। क्या है इसमें, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, यानी जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, और वो 7 रंग कौन है वो भी बताया जाएगा, जिसको हम विबग्योर नाम से जानते हैं, जिसको हम विबग्योर नाम से जानते हैं। अब कौन कौन से कलर हैं वो देखिए, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है। इनको हिंदी में भी बताया जाएगा, हिंदी में भी बताया जाएगा, ट्रिक भी बताई जाएगी। ऑरेंज है, रेड है, येलो, ग्रीन, बैंगनी रंग सबसे अधिक मुड़ता है, और सबसे कम लाल रंग। देखो मैंने यहीं पर यही आता है पेपर में आपके, यही 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके एमसीक्यू के रूम में, यही 2 क्वेश्चन बनते हैं, और 2027 में भी एमसीक्यू के रूम में बनते हैं कि सबसे ज़्यादा अधिक विचलन किस रंग का होता है, बैंगनी, सबसे कम लाल, या मुड़ना आता नहीं है, सबसे कम विचलन और कम सबसे ज़्यादा, ठीक है। यही 2 पॉइंट आते हैं, ठीक है, यही 2 पॉइंट आते हैं। अब इंद्रधनुष कैसे बनता है उसके बारे में समझिए, इंद्रधनुष कैसे बनता है उसके बारे में समझिए। क्या है इसमें, क्या दिया है कि वर्षा की बूंदें छोटे प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं, यानी जो वर्षा की बूंदें हैं वो छोटे प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है वो देखिए। क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इंद्रधनुष कैसे बनता है बच्चों, उसके बारे में बात करेंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो मैंने इंद्रधनुष बनना तो आपको बता दिया है कि कैसा बनता है। इंद्रधनुष बनता है वर्षा के छोटे बूंदों प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं इसकी। और इसकी प्रक्रिया के बारे में अब हम बात करेंगे। प्रक्रिया होता है प्रकाश का परावर्तन, वर्ण विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। यही आपकी इनकी कुछ प्रक्रिया हैं, इनके बारे में बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता है, फिर वर्ण विक्षेपण होता है, फिर आंतरिक परावर्तन होता है, फिर इसी कारण आकाश में इंद्रधनुष बन जाता है। ये 3 प्रक्रिया होती है, इन्हीं के द्वारा हमारा
इंद्रधनुष बनता है। कोई भी अगर आपको पूछ ले कि कौन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा इंद्रधनुष बनता है, तो आपको बता देना है, पहली प्रकाश का परावर्तन, दूसरी वर्ण विक्षेपण और तीसरी आंतरिक परावर्तन होती है बच्चों। ये 3 प्रक्रिया हैं, आपको तुरंत बता देनी है कोई भी पूछे। तो अब हम बात करेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, यानी वायुमंडल, इसके बारे में बात करेंगे। वायुमंडल की विभिन्न परतों के कारण प्रकाश मुड़ता है, जिससे हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, और इसी के कारण हमारा क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं। और तारे टिमटिमाते क्यों हैं, इसके बारे में अब बताएंगे नीचे। इसके बारे में भी बताया जाएगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं या तारे टिमटिमाते क्यों हैं। तारों का लोगो बना है, देखिए क्या बच्चों, तारों का लोगो बना है, तारे का लोगो बना है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, तारे का भी लोगो बना है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं। और ग्रह टिमटिमाते नहीं है क्योंकि वे बड़े दिखाई देते हैं। ग्रह टिमटिमाते नहीं है क्योंकि वे बड़े दिखाई देते हैं। और तारे ग्रह से भी ऊंचे होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं, इसीलिए हमें ये टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। बस इजी सा कॉन्सेप्ट था, इसीलिए ज़्यादा खींचा नहीं, आपको ज़्यादा लॉन्ग में नहीं बताया। इसमें क्या है, सूर्य उदय से पहले क्यों दिखाई देता है, यानी सूर्य उदय होने से पहले क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसका कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। उसका क्या था, परावर्तन था, इसका अपवर्तन हो गया। और वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देने लगता है, यानी जब सूर्योदय निकलता है तो उसके लगभग 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देने लगता है, उसके लगभग 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देने लगता है। अब सूर्य दिखाई देने, अब आगे क्या है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाता है, ये कॉन्सेप्ट इसको भी देखना है। देखो लोगो कितना अच्छा मैंने बनाया है, ये लोगो देख लीजिए कि सूर्यास्त के समय सूर्य लाल, देखो थोड़ा सा लाल दिख रहा है, क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में रीजन क्या है, प्रकीर्णन के कारण, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्कैटरिंग। क्या होता है, प्रकीर्णन, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या दिखाई, लाल दिखाई देता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए लाल दिखाई देता है। और प्रकीर्णन सबसे कम कहाँ होता है, प्रिज्म में होता है, जिसमें इंद्रधनुष निकलता है उसमें। अब टिंडल प्रभाव, हर एक आपके देखिए बच्चों, आप अपनी एनसीईआरटी बुक उठा के देख लीजिए, हर एक टॉपिक है। टिंडल प्रभाव भी आपकी एनसीईआरटी बुक में है, जिसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और इसका कारण क्या है, सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। यानी जो सूक्ष्म कण हैं उनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन अगर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसके उदाहरण होते हैं धुंध में प्रकाश दिखाई देना और धूल वाले कमरे में सूर्य किरणें, यानी जिसमें धूल भरी है और उसमें सूर्य किरणें हैं, उसे हम क्या कहेंगे, टिंडल प्रभाव कहेंगे। जिसमें वो छोटे छोटे कण होंगे उसी को हम क्या कहेंगे, टिंडल प्रभाव। जो प्रकाश को प्रकाशित करते हैं, इससे प्रकीर्ण होता है। अब आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये समझिए, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है किसमें, प्रिज्म में, इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। बहुत ही इजी 2 शब्दों में बता दिया, 2 लाइन में आपको आकाश नीला क्यों दिखाई देता है ये बता दिया, तो आपको समझ में आएगा। हम कुछ अब महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक एक चीज़ हमने बिल्कुल सीरियल नंबर नोट की थी ताकि आपको समझ में आए। सामान्य क्षमता, नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी बदलने की क्षमता। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन, उसे हम वर्ण विक्षेपण कहेंगे। और प्रकीर्णन किसे कहेंगे, प्रकीर्णन प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में फैलना क्या कहलाएगा, प्रकीर्णन कहलाएगा। अब बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे कि बोर्ड में कौन कौन से प्रश्न आते हैं। मैंने शुरुआत में ही वीडियो के बताया था कि आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो लास्ट में बताए जाएंगे, तो आपको वीडियो पूरी देखना है, ज़्यादा देर नहीं, आधे घंटे की वीडियो है। जिसको हम क्या कहेंगे, निकट दृष्ट दोष क्या है ये आता है, और दूर निकट दृष्ट दोष क्या है इसमें कि दूर की बस स्पष्ट ना दिखना। इंद्रधनुष क्यों बनता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है, ये भी अभी बताया तो आपको पता होगा। तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, नीले रंग के अधिक प्रकीर्णन के कारण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखने की कुछ ट्रिक हैं, जिसको हम इंद्रधनुष के रंग को कैसे याद करेंगे, इसकी कुछ ट्रिक हैं। धांसू ट्रिक जिसको कहते हैं, इसीलिए आग लगाई। डिबगोर, ये तो है इंग्लिश की ट्रिक। और हिंदी की ट्रिक क्या है, बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये क्या है, हिंदी की ट्रिक है जो मैंने बताई है, ये मेरी तरफ से एक ट्रिक है। अब हम कुछ इससे में बात करेंगे, तो आपको ये चीज़ सभी थोड़ा ध्यान में रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपको इसका सामना करना पड़ सकता है 2027 बोर्ड में कि मानव नेत्र हमें देखने में सहायता करता है। प्रकाश के अपवर्तन, प्रकीर्णन तथा वर्ण विक्षेपण के कारण
अनेक प्राकृतिक घटनाएं दिखाई देती हैं, और वो कौन कौन सी हैं, जैसे इंद्रधनुष, नीला आकाश, तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तो ये चैप्टर बेटा आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको आपके परीक्षा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको बहुत महत्वपूर्ण है, और आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा, आशा है आपसे। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, अपने दोस्तों के पास नहीं शेयर किया है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर दीजिए। कोई भी अगर आपको पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और इंस्टा की लिंक पड़ी हैं, उस पर जाकर फॉलो कर लीजिए। उस पर आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स दिए जाएंगे। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपको। ओके, थैंक यू देखने के लिए पूरी वीडियो को। ठीक है बच्चों।